अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम और उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट, ये टॉपिक एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स की पहली जो टाइप्स है वो है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स ये होता है स्टूडेंट कि हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, उन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहेंगे इक्वल वेक्टर्स का। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने दो वेक्टर्स ले रखे हैं, उन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो ऐसे वेक्टर को हम नाम देंगे इक्वल वेक्टर्स का। तो मैंने यही डेफिनेशन लिख रखी है कि टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड पॉइंटिंग इन अ सेम डायरेक्शन इज नाउन एज इक्वल वेक्टर्स। फर्ज करो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं स्टूडेंट, उनकी मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, एंड पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब ये है कि वो डायरेक्शन भी उनकी सेम हो, तो ऐसे वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर्स का नाम देंगे। स्टूडेंट, फर्ज करो हमारे पास वेक्टर्स ए है, ये वेक्टर्स ए है, तो वेक्टर बी भी उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए पहले वेक्टर से, मतलब ए वेक्टर से। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बच्चों क्या सेम है। एक तो कंडीशन ये बन सकती है, ठीक है स्टूडेंट। दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि ये वेक्टर्स ए है और जो दूसरा वेक्टर्स है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ए और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो ये भी वेक्टर इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे। दोबारा सुनना स्टूडेंट कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम नाम देंगे इक्वल वेक्टर्स का। यहाँ पे जो एंगल बनेगा इक्वल वेक्टर्स में वो बनेगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इन दोनों वेक्टर के बिटवीन में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। ये एमसीक्यूज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डेफिनेशन है अनइक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर के बच्चों तीन कंडीशनें हैं, तो बारी बारी देखते हैं और डायग्राम प्लॉट करते हैं। तो टू वेक्टर्स हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड बट सेम डायरेक्शन, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड अनइक्वल है और डायरेक्शन सेम है, तो वो भी हमारा अनइक्वल वेक्टर कहलाएगा। तो इसको कुछ हम इस तरह से प्लॉट करते हैं कि स्टूडेंट ये हमारे पास ए वेक्टर्स आ गया, ठीक है। अब हमने दूसरा वेक्टर की मैग्नीट्यूड पहले वेक्टर से कम लेनी है, तो ये हमारे पास बच्चों बी वेक्टर्स आ गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो ऐसे वेक्टर को हम अनइक्वल वेक्टर कहेंगे। एक तो कंडीशन ये होगी। अब दूसरी कंडीशन बच्चों ये है कि टू वेक्टर्स हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज डिफरेंट, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनकी मैग्नीट्यूड क्या है, अनइक्वल है, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है या डिफरेंट है, तो ऐसे वेक्टर को भी हम क्या नाम देंगे बच्चों, अनइक्वल वेक्टर्स का। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। फर्ज करो ये हमारे पास ए वेक्टर्स है, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं ए वेक्टर्स का, ठीक है बच्चों। अब जो दूसरा वेक्टर्स है ना, इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगी या अनइक्वल होगी, ठीक है। ये ज़्यादा इसकी लेंथ है, इस वेक्टर की लेंथ बच्चों कम है, लेकिन एक दूसरे के ये क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है या डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या नाम देंगे, अनइक्वल वेक्टर्स का नाम देंगे, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज डिफरेंट,
मतलब ये है मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट करो स्टूडेंट, ये हमारे पास वेक्टर्स ए है, ये हमारे पास बच्चों वेक्टर्स आ गया ए वेक्टर। अब इनकी मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है बच्चों, डिफरेंट है। ठीक है, ऑपोजिट भी ले सकते हो, डिफरेंट भी ले सकते हो। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या नाम देंगे, अनइक्वल वेक्टर्स का। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि बच्चों पहली कंडीशन ये थी कि हमारे पास वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड क्या थी, अनइक्वल थी, और डायरेक्शन उसकी क्या थी, डिफरेंट थी। तो ये है कि टू वेक्टर हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन सेम है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो ऐसे वेक्टर को हम अनइक्वल वेक्टर कहेंगे। फिर दूसरी बात ये थी कि टू वेक्टर हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि दो वेक्टर्स हैं, उन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड क्या हुआ, डिफरेंट है, और डायरेक्शन क्या है एक दूसरे की मतलब डायरेक्शन डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट और डायरेक्शन भी डिफरेंट। ये दोनों वेक्टर कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं। ये हमारे पास एक वेक्टर हो गया ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा वेक्टर बच्चों इस तरह से भी हो सकता है, डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, मैग्नीट्यूड इनकी क्या है बच्चों, सेम है, डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो ये हमारे पास अनइक्वल वेक्टर होंगे। और तीसरी कंडीशन क्या है कि टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या नाम देंगे, अनइक्वल वेक्टर्स का। आपने ये तीनों बातें पेपर में लाजमी लिखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड जो टाइप्स है वो है पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, टू वेक्टर्स पॉइंटिंग इन अ सेम डायरेक्शन इज नाउन एज पैरेलल वेक्टर। मतलब ये है कि ऐसे वेक्टर जिन जो एक ही डायरेक्शन में लाया करते हो, मतलब ये है उन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे। स्टूडेंट आपने डेफिनेशन पर गौर करनी है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड का जिक्र नहीं है। आप मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर की सेम भी ले सकते हैं और डिफरेंट भी ले सकते हैं। ठीक हो गया, तो बस आपने डायरेक्शन क्या रखनी है, सेम रखनी है। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या नाम देंगे, पैरेलल वेक्टर्स का नाम देंगे। तो मैं ड्रॉ करता हूं बच्चों, ये हमारे पास वेक्टर्स ए आ गया, ठीक है, और दूसरा जो वेक्टर्स होगा स्टूडेंट वो ये आ गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड इसकी डिफरेंट हो सकती है लेकिन इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे। स्टूडेंट मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। दोबारा सुन ले कि पैरेलल वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड की कोई कंडीशन नहीं है, मैग्नीट्यूड आप सेम भी ले सकते हैं और डिफरेंट भी ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन आपने सेम लेनी है। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या नाम देंगे, पैरेलल वेक्टर का नाम देंगे या पैरेलल वेक्टर कहेंगे। ठीक है, ये इन दोनों वेक्टर्स की जो है मैग्नीट्यूड वो डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो ये पैरेलल वेक्टर्स होंगे। और दूसरी बात मैंने ये कही है कि दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो वो भी क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। और यहाँ पे जो एंगल होगा वो एंगल बनेगा 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, दोबारा सुने, टू वेक्टर्स पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, उन दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो ऐसे वेक्टर को हम पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे। अब इंपॉर्टेंट नोट है, ये बुक की साइड पे आप लिख लें नोट। स्टूडेंट अब हम नोट को डिस्कस करते हैं कि इक्वल वेक्टर इज ऑलवेज सेड टू बी पैरेलल वेक्टर्स बट पैरेलल वेक्टर्स मे और मे नॉट सेड टू बी इक्वल वेक्टर। कहने का मतलब ये है कि जो इक्वल वेक्टर्स होगा, मतलब ये वाला जो वेक्टर्स होंगे वो पैरेलल वेक्टर ही होंगे,
लेकिन स्टूडेंट पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, दोबारा सुन लें कि मैंने ये कहा है कि इक्वल वेक्टर हमेशा पैरेलल वेक्टर नहीं होंगे, लेकिन पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर से हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, सर्टेन कंडीशन पे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये आप बुक की साइड पे लिख लें, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब नेक्स्ट बच्चों है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या नाम देंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर्स का नाम देंगे। तो मैंने ये डेफिनेशन लिख रखी है कि टू वेक्टर्स पॉइंटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन आर सेड टू बी एंटी पैरेलल वेक्टर्स। कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और उन दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। स्टूडेंट यहाँ भी आपने गौर करना है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड का वर्ड नहीं है। सही हो गया? तो आप मैग्नीट्यूड सेम भी ले सकते हैं और डिफरेंट भी ले सकते हैं। तो पहले मैं सेम लेता हूँ मैग्नीट्यूड। लेट्स सपोज स्टूडेंट मेरे पास ये वेक्टर्स ए है। अब स्टूडेंट जो वेक्टर बी होगा वो उसके क्या होगा? ऑपोजिट वेक्टर होगा। और इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों की मैग्नीट्यूड है वो सेम है, मान लेते हैं। तो ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। एक तो ये कंडीशन होगी। अब स्टूडेंट दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि हमारे पास जो वेक्टर्स ए है उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है वेक्टर बी से, लेकिन इन दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। तो स्टूडेंट ये भी हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे बच्चों थीटा जो होगा, इन दोनों के बिटवीन में जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और इन ऑपोजिट है तो एंगल क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट नोट ये है कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज सेड टू बी अनइक्वल वेक्टर्स। कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स को हम बच्चों क्या नाम देंगे? अनइक्वल वेक्टर कहेंगे, हमेशा अनइक्वल वेक्टर कहेंगे। लेकिन अनइक्वल वेक्टर्स को हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। ठीक हो गया बच्चों? अब नेक्स्ट मैंने ये लिखा है कि एंटी पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज सेड टू बी अनइक्वल वेक्टर, बट अनइक्वल वेक्टर मे और मे नॉट सेड टू बी एंटी पैरेलल वेक्टर। कहने का मतलब ये है कि जो एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे वो हमेशा अनइक्वल वेक्टर्स ही कहलाएंगे, लेकिन जो अनइक्वल वेक्टर्स होंगे वो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है बच्चों? तो आप यहाँ दे सकते हैं, ठीक है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है बच्चों? अब नेक्स्ट चलते हैं नेगेटिव वेक्टर। गौर करना है इस डेफिनेशन पे। तो टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड पॉइंटिंग इन अ सेम डायरेक्शन आर सेड टू बी। तो आप यहाँ कर ले आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर्स, क्योंकि हमारे पास दो वेक्टर्स है ना। अगर एक वेक्टर होता तो यहाँ इज लगता, अगर दो वेक्टर नहीं है, दो से ज़्यादा तो आर आ गया। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड पॉइंटिंग इन अ सेम डायरेक्शन आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर। मतलब ये है कि दो हमारे पास वेक्टर हैं, उन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या नाम देंगे बच्चों? नेगेटिव वेक्टर्स का। तो इसको ड्रा करते हैं। अब दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड क्या करनी है? हमने सेम करनी है स्टूडेंट। और ये जो वेक्टर्स होगा ये ए वेक्टर्स बनेगा, ठीक है। और जो दूसरा वेक्टर होगा उसको हम बी का नाम देंगे। ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है बच्चों? डिफरेंट है, सॉरी ऑपोजिट है। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या नाम देंगे? नेगेटिव वेक्टर्स का नाम देंगे। ठीक है बच्चों? अब ये इस तरह से भी हो सकता है, हो सकते हैं। ये ए वेक्टर है बच्चों और बी वेक्टर ये है। इन दोनों वेक्टर मतलब ए और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है?
सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ऐसे वेक्टर को हम नाम देंगे नेगेटिव वेक्टर्स का। और इन दोनों के बिटवीन में एंगल कितना बनेगा, एंटी पैरेलल है तो 180 डिग्री एंगल बनेगा। अब इम्पोर्टेंट नोट जो आपने बुक की साइड पे लिखना है, तो नोट ये है कि नेगेटिव वेक्टर्स इज ऑलवेज सेड टू बी एंटी पैरेलल वेक्टर। स्टूडेंट जो नेगेटिव वेक्टर्स होंगे उनको हम एंटी पैरेलल वेक्टर कहेंगे ही कहेंगे। लेकिन बच्चों एंटी पैरेलल वेक्टर नेगेटिव वेक्टर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। दोबारा सुन ले स्टूडेंट, ये जो नेगेटिव वेक्टर हैं इसको हम एंटी पैरेलल वेक्टर कहेंगे ही, ठीक है, ऑलवेज सेड टू बी एंटी पैरेलल वेक्टर। बट लेकिन ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स जो होंगे ना, ये नेगेटिव वेक्टर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये आपने लिखना है बुक की साइड पे। अब बच्चों है छठी जो इसकी टाइप्स है वो है कोलिनियर वेक्टर्स। स्टूडेंट को का मतलब होता है सेम और बच्चों लीनियर का मतलब होता है लाइन। मतलब ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन में लाई करते हो तो ऐसे वेक्टर को हम कोलिनियर वेक्टर्स का नाम देंगे। तो टू और मोर वेक्टर्स लाई इन सेम लाइन आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स। मतलब ये है हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं और वो एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या नाम देंगे, कोलिनियर वेक्टर्स का नाम देंगे। डियर स्टूडेंट ये आपको ग्रीन रंग की आपको लाइन नजर आ रही है, आई होप नजर आ रही होगी। अब इसी लाइन में दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो मैं ब्लैक से बच्चों ड्रा कर रहा हूँ, तो ये एक वेक्टर ये आ गया स्टूडेंट, दूसरा वेक्टर ये आ गया, ठीक है, तीसरा वेक्टर स्टूडेंट ये आ गया, तो ये ए वेक्टर्स हो गया, ठीक है, ये बच्चों बी वेक्टर्स और ये सी वेक्टर्स। मतलब ये है कि ये तमाम वेक्टर्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो ऐसे वेक्टर्स को हम नाम देंगे कोलिनियर वेक्टर्स का। आई होप स्टूडेंट ये बातें समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। तो को का मतलब होता है सेम। अब प्लेनर का मतलब होता है बच्चों प्लेन, ठीक है, यानी ऐसे वेक्टर जो प्लेन में लाई करते हो तो उन वेक्टर्स को हम क्या नाम देंगे बच्चों, कोप्लेनर वेक्टर्स का नाम देंगे। तो मैंने यही लिखा हुआ है कि टू और मोर वेक्टर्स लाई इन अ सेम प्लेन आर सेड टू बी कोप्लेनर वेक्टर्स। मतलब ये है कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स जो सेम प्लेन में लाई करते हो तो ऐसे वेक्टर को हम कोप्लेनर वेक्टर्स का नाम देंगे या कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। अब बच्चों ये हमारे पास आ गया है प्लेन। लेट्स सपोज ये है हमारे पास प्लेन। अब इस प्लेन के अंदर बच्चों वेक्टर्स हम ड्रा करते हैं। ये वेक्टर्स है ए वेक्टर्स और ये वाला जो वेक्टर्स होगा ये बी वेक्टर्स है, ठीक है, इस तरह से भी आ सकते हैं वेक्टर्स। लेट्स सपोज स्टूडेंट अगर हमारे पास थर्ड वेक्टर्स हो तो वो थर्ड वेक्टर कुछ इस तरह से होगा। इस वेक्टर्स को हम बच्चों सी का नाम देंगे। तो ये तीनों वेक्टर बच्चों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। स्टूडेंट फर्ज करो हमारे पास ये तीन वेक्टर्स हैं और ये हमारे पास बोर्ड है, इसको हम प्लेन मान लेते हैं। अब ये जो वेक्टर्स हैं वो कुछ इस तरह से लाई करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये कोप्लेनर वेक्टर्स होगा। लेट्स सपोज स्टूडेंट अगर ये वेक्टर ये वाला जो वेक्टर है वो कुछ इस तरह से लाई करे। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं क्या ये कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे या नहीं होंगे, मैं इस तरह से लाई कर रहा हूं, तो आपका जवाब होगा कि सर ये कोप्लेनर वेक्टर्स नहीं होगा। ठीक है, दोबारा सुन लें कि ये दोनों वेक्टर जो है प्लेन में लाई कर रहे हैं, लेकिन ये जो थर्ड वेक्टर्स है ये प्लेन में लाई नहीं कर रहा। मतलब ये है जो तीसरा वेक्टर जो होगा वो प्लेन के अंदर लाए नहीं कर रहा, तो फिर ये जो वेक्टर्स है कोप्लेनर वेक्टर्स होगा नहीं होगा, नहीं होगा। आई होप स्टूडेंट ये बातें समझ आ गई होंगी। लेकिन ये दोनों वेक्टर्स प्लेन के अंदर है तो ये कोप्लेनर होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे स्टूडेंट।
तीसरा ये वेक्टर कोप्लेनर नहीं होगा। आई होप ये बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों एक्सियल वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं? नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल का मतलब ये होता है कि ऐसे वेक्टर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग हों। दोबारा सुन ले कि ऐसे वेक्टर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होते हों, तो ऐसे वेक्टर को हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं। अब वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नाउन एज एक्सियल वेक्टर। मतलब ये है कि वो वेक्टर्स होता है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग लाई करता है, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या नाम देंगे? एक्सियल वेक्टर का। स्टूडेंट एक्सियल वेक्टर को हम कुछ इस तरह से डिनोट करेंगे। ये वेक्टर्स आ गया, ठीक है। अब इसकी जो एग्जांपल होगी वो होगी बच्चों एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है बच्चों कॉन्करेंट वेक्टर्स। तो कॉन्करेंट वेक्टर्स का मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं और वो तमाम वेक्टर्स एक पॉइंट से पास होते हो, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या नाम देंगे बच्चों? कॉन्करेंट वेक्टर्स का नाम देंगे। तो मैंने ये लिखा टू और मोर वेक्टर्स आर पॉइंटिंग इन सेम पॉइंट आर सेड टू बी कॉन्करेंट वेक्टर। मतलब ये है दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं हमारे पास और वो तमाम वेक्टर जो हैं एक ही पॉइंट से क्या कर रहे हैं? पॉइंट कर रही हैं या निकल रही हैं, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या नाम देंगे? कॉन्करेंट वेक्टर्स का नाम देंगे। अब हमारे पास लेट्स सपोज ये एक पॉइंट आ गया, ठीक है। अब इसी पॉइंट से हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स बनेंगे या लाई करेंगे। एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया, तीसरा वेक्टर स्टूडेंट ये हो गया, चौथा वेक्टर ये हो गया और पांचवा वेक्टर ये हो गया। 1 2 3 4 5। तो ये ए वेक्टर बच्चों, ये बी वेक्टर्स, सी एंड डी वेक्टर्स एंड ई वेक्टर्स। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या नाम देंगे बच्चों? कॉन्करेंट वेक्टर्स का नाम देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, नल वेक्टर्स क्या होता है। अब नल वेक्टर या जीरो वेक्टर्स क्या होते हैं? अब वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन आर्बिट्रेरी इज सेड टू बी नल वेक्टर। मतलब ये है कि ऐसे वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो। अब आर्बिट्रेरी का मतलब ये है इनकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम नाम देंगे नल या जीरो वेक्टर्स का नाम देंगे। स्टूडेंट अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो नल वेक्टर की हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। स्टूडेंट अब हम नल वेक्टर्स का फार्मूला ड्रा करते हैं। तो फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा इसका। लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर्स ए है। अब इसी वेक्टर में इस वेक्टर्स का मैं बच्चों नेगेटिव वेक्टर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास नल वेक्टर्स आएगा, सही है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये लगा देते हैं। बच्चों ये गलत है, ठीक है। ये जस्ट मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड आ गई और उसके ऊपर वेक्टर्स का निशान आ गया। दोबारा सुन ले, ये वेक्टर्स ए है, इसमें मैं ऐड करूंगा नेगेटिव वेक्टर्स ए को। जब बच्चों मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा? नल वेक्टर्स आएगा। सवाल ये है क्या नल वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो बिल्कुल बच्चों इसको हम कर सकते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट मेरे पास एक्स वाई प्लेन है, ये हमारे पास आ गया एक्स वाई प्लेन। अब इस एक्स वाई प्लेन के अंदर क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या रखनी है हमने? जीरो रखनी है। तो मैग्नीट्यूड बच्चों जीरो कब होगी? जब स्टूडेंट ओरिजिन पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर्स है मतलब नल वेक्टर है, यहाँ पे लाई करेगा, ओरिजिन पे लाई करेगा वेक्टर्स, ठीक हो गया बच्चों। आई होप ये बातें समझ आ गई होगी। अब कोई भी क्लोज्ड शेप हो हमारे पास तो वेक्टर सम क्या होगा? उसका नल वेक्टर होगा। अब मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। तो लेट्स सपोज मैं ट्रायंगल की एग्जांपल लेता हूँ। फर्ज करो बच्चों ये हमारे पास वेक्टर्स ए है, ठीक है। इसको
मैं ऐड कर रहा हूँ वेक्टर बी में, और फिर मैं ऐड कर रहा हूँ बच्चों वेक्टर सी। अब इन तीनों का बच्चों जो सम होगा ना, वेक्टर्स ए प्लस वेक्टर्स बी प्लस वेक्टर सी, कोई भी क्लोज्ड शेप हो तो वेक्टर सम क्या होगा, नल वेक्टर बनेगा। कि तमाम वेक्टर का जब मैं सम करूंगा तो वो नल वेक्टर बनेगा किसी भी क्लोज्ड शेप का। दोबारा सुने, किसी भी क्लोज्ड शेप को जो वेक्टर्स होंगे, जब मैं उन तमाम वेक्टर्स को मैं सम करूंगा तो हमारे पास नल वेक्टर्स आएगा। ठीक है, ये तो थी ट्राइंगल की। इसी तरह बच्चों स्केल पे भी हो सकती है, होगी, सॉरी, हो सकती नहीं, होगी। तो ये वेक्टर्स बच्चों ए, और ये वेक्टर्स आ गया बी वेक्टर्स, और स्टूडेंट ये वेक्टर्स आ गया सी वेक्टर्स, और ये वेक्टर आ गया है डी वेक्टर्स। अब मैं इन तमाम वेक्टर्स को सम करूंगा, सम करने से हमारे पास क्या वेक्टर आ जाएगा, नल वेक्टर्स आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर्स प्लस डी वेक्टर्स, क्योंकि ये क्लोज्ड शेप है और क्लोज्ड शेप का जो रिजल्टेंट आता है वो हमारे पास नल वेक्टर्स आएगा। ठीक है, इसके बच्चों कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज के वो भी करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, हेडिंग डालो शाबाश जल्दी से। यूनिट वेक्टर्स, a vector whose magnitude is 1 with no unit in a given direction is known as unit vector। दोबारा सुन ले स्टूडेंट, a vector whose magnitude is 1 with no unit and given direction is known as unit vectors। Sorry, unit vectors। स्टूडेंट ऐसे वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो लेकिन उनका कोई यूनिट ना हो और उनकी डायरेक्शन दे रखी हो, तो ऐसे वेक्टर को हम नाम देंगे यूनिट वेक्टर्स। अब बच्चों हम 3D के अंदर करते हैं इसको रिप्रेजेंट। ये हमारे पास बच्चों एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस बच्चों हो गया, और ये जी एक्सिस, ये तो आप जानते हैं। अब हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होगा एक्स एक्सिस के अलोंग ये रटा मारना है, ये आ गया आई कैप। ठीक है, और वाई एक्सिस के अलोंग हमने सर रटा मारना है, वो होता है जे कैप। और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा, जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर वाई जे, वो के कैप बनेगा। ठीक है, तो ये आपने रटा मारना है। अब स्टूडेंट बात ये है, इसका जो फार्मूला होता है, लेट्स सपोज हमारे पास वेक्टर्स ए है। ठीक है, इसी वेक्टर्स ए, वो वेक्टर्स ए इज इक्वल टू बनेगा इसी वेक्टर की बच्चों मैग्नीट्यूड। अब यूनिट वेक्टर जो होगा वो इसी ए वेक्टर के अलोंग ही होगा, तो ये आ गया हमारा यूनिट वेक्टर। अब मैं ये यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करता हूँ तो हमारे पास आएगा वेक्टर्स ए और डिवाइडेड बाय वेक्टर्स ए की मैग्नीट्यूड। तो ये बच्चों इसका आ गया है, क्या आ गया, शाबाश, फार्मूला आ गया है। ठीक है, दोबारा सुन ले स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर की ये भी डेफिनेशन बन सकती है कि वेक्टर्स अगर वेक्टर की मैग्नीट्यूड हो तो वो किसके बराबर आता है, यूनिट वेक्टर के इक्वल आता है। अब बच्चों एक और इम्पोर्टेंट बात ये है, लेट्स सपोज स्टूडेंट हमारे पास कोई सरफेस है, ये हमारे पास एक प्लेन है, सॉरी प्लेन है, इसको आप प्लेन कंसीडर करें भाई। अब इस प्लेन के
अगर हम यूनिट वेक्टर ड्रा करेंगे तो वो इसके क्या आएगा, नॉर्मल आएगा। ठीक हो गया बच्चों, दोबारा सुन ले। लेट्स सपोज मेरे पास ये व्हाइट बोर्ड है और ये एक प्लेन है। अब मैं इस व्हाइट बोर्ड का या इस प्लेन का मैं नॉर्मल कैलकुलेट करता हूँ, तो नॉर्मल क्या होता है बच्चों, इसके प्रीपेंडिकुलर होगा, और इसी प्रीपेंडिकुलर के अलोंग हमारा यूनिट वेक्टर बनेगा। दोबारा सुन ले स्टूडेंट कि ये हमारे पास क्या है, व्हाइट बोर्ड आ गया है हमारा प्लेन। अब इस प्लेन का मैं नॉर्मल वेक्टर ड्रा करता हूँ। स्टूडेंट नॉर्मल वेक्टर हम ऐसे ड्रा करते हैं ना, ये हमारे पास नॉर्मल वेक्टर जो आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होगा वो इसी नॉर्मल के अलोंग ही होगा, मैंने ये कहा है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट आज आपको बातें समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज।